हमने आपको बता दिया कि लोकसभा के सीटों के आवंटन के 2 सिद्धांत होंगे। ये संविधान में लिखा गया है कि राज्य के बीच जनसंख्या के अनुपात में समान सीटों का आवंटन और राज्य के अंदर जनसंख्या के अनुपात में समान सीटों का आवंटन, ये सिद्धांत बना दिया गया। और एक अपवाद बना दिया गया जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम है, क्योंकि गोवा को सीट देने में और 60 लाख से कम जनसंख्या मतलब है पूर्वोत्तर के राज्य आ जाएंगे। असम के अलावा असम की जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़ है, बाकी पूर्वोत्तर राज्यों की जनसंख्या सबकी 60 लाख से नीचे है। गोवा की जनसंख्या, सिक्किम की जनसंख्या, इन सब की जनसंख्या 60 लाख के नीचे है। तो एक बात याद रखो दोस्तों, हमने इसलिए थोड़ा सिद्धांत कमजोर बनाया क्योंकि 2 विकल्प था, एक तो रिप्रेजेंटेशन को न दिया जाए और एक रिप्रेजेंटेशन के सिद्धांत को थोड़ा बदलाव कर लिया जाए। ये बातें बच्चों सीखने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें व्यवहारिक जीवन में थोड़ा लचीला होना पड़ता है। आप कहोगे ना सर बिल्कुल मैं परफेक्ट रहूंगा, कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा सिद्धांत से, तो व्यवहारिक जीवन में कठिनाई आएगी। इसलिए ये बात सच है कि परफेक्ट की तरफ बढ़ो, लेकिन जो पार्टनर मिल जाए उसी के साथ हमें जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। बाकी वजह की परफेक्ट ढूंढने के जो मिल गया उसे परफेक्ट बना लो। तो संविधान निर्माता यानी याद रखो, जीवन में परफेक्ट मिल जाए जरूरी नहीं है, हाँ कम बुराई वाला सिद्धांत मिल जाए अपना लो। इसलिए अगर किसी चीज की आलोचना करें तो निष्कर्ष हमें हमेशा लिखना आना चाहिए। सवाल यह है, विकल्प ही हमारे पास ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल खामियों से रहित हो, परफेक्ट हो। हम करते क्या है, जो कम गलत है उसे स्वीकार कर लिया, इसलिए हमने थोड़ा सा समझौता किया, कुछ लोगों को प्रेफरेंस दे दिया। और ये भी तो है देखो, इसलिए बड़े राज्यों को थोड़ा सीट ज्यादा दे रखी राज्यसभा में, तो इधर छोटे राज्यों को दे दिया, जिससे एक संतुलन बन जाए। भाई घर में सबका ध्यान रखना जरूरी होता है। दूसरी बात, हमारे संविधान में ये भी कही गई है बात कि लोकसभा सीटों का समायोजन, ये संविधान में लिखा गया है। और मैं हर आर्टिकल का उल्लेख इसलिए नहीं करता कि भाई हर आर्टिकल याद करने का प्रयास मत करिए, जो बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल होगा उसका हम उल्लेख करेंगे, क्योंकि हर आर्टिकल लिखेंगे तो आप एक दबाव बनता है कि यार आर्टिकल या सिद्धांत महत्वपूर्ण है, आर्टिकल नहीं। अगर विचार बन गया, सिद्धांत बन गया, तो संविधान में तो बात लिखी गई है। संविधान में लिखा गया है कि लोकसभा सीटों का समायोजन, लोकसभा सीटों का समायोजन एडजस्टमेंट प्रत्येक जनगणना के बाद किया जाएगा। लोकसभा सीटों का समायोजन प्रत्येक जनगणना के बाद किया जाएगा। ये दोस्तों ध्यान रखने की बात है, राज्यसभा के ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया राज्यसभा राज्यों का रिप्रेजेंटेशन करती है, तो जनसंख्या से राज्यों का मतलब नहीं है। यद्यपि फिर एक सवाल आप पूछ सकते हो, कहो सर ये बताओ जनसंख्या से मतलब नहीं तो उत्तर प्रदेश को 30 सीटें राज्यसभा में है, नागालैंड को 1 सीटें हैं, तो जनसंख्या से मतलब है तभी तो हाँ दोस्तों, इसका जवाब ये है कि जब पहले आरंभिक रूप में जब हम राज्यसभा को सीटें दे रहे थे, तब हमने कह दिया भाई आरंभिक रूप में बंटवारा जनसंख्या के आधार पर हमने किया है, सच बात है। भाई आरंभिक रूप में कैसे यूपी को 30 सीट दिया जाए, तो उसके लिए हमने कहा था, उसके लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 बात कही गई, 1951 बात कही गई कि पहली यानी किसी राज्य को राज्यसभा की अगर सीट मिलेगी, पहली 5 सीटें 50 लाख जनसंख्या के आधार पर मिलेंगी। इस संविधान में नहीं, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 51 में कहा गया है पहली 5 सीटें 50 लाख जनसंख्या के आधार पर मिलेगी, उसके बाद 20 लाख की जनसंख्या पर एक अतिरिक्त सीट मिलेगी, यानी 50 लाख तो 5, 70 लाख तो 6, 90 लाख तो 7, ऐसे से बढ़ेंगी। इसका मतलब है राज्यसभा की सीटों के आवंटन में हमने आरंभिक रूप में जनसंख्या का आंकड़े का प्रयोग किया, लेकिन जनसंख्या बढ़ने के बाद राज्यसभा की सीटें नहीं बढ़ती, ये भी सच है। इसे ऐसा कोई प्रावधान राज्यसभा के लिए नहीं संविधान में लिखा गया है कि लोकसभा सीटों का समायोजन प्रत्येक जनगणना के बाद किया जाएगा। राज्यसभा के लिए ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है, ये बात ध्यान रखने की है। और इसी का सामान्य भाषा में शब्द का प्रयोग करें तो हम कहते हैं परिसीमन, इसी का नाम हम आम भाषा में कहते हैं परिसीमन। और परिसीमन क्या है, इस बात को और जरा समझ लें
कि लोकसभा सीटों का समायोजन प्रत्येक जनगणना के बाद होगा, तो हमारे यहाँ जनगणना हर 10 साल के बाद होती है। हर 10 साल के बाद जनगणना होती है, ये पूरा सांख्यिकी विभाग का काम है। और जनगणना होगी 10 साल के बाद, तो हमारे यहाँ जनगणना भी हुई है 1951 में, 1961 में। 10 साल के बाद तो यही होता है, 71। अब इधर लिखते हैं जनगणना 10 साल के बाद अगर हो रही है तो जनगणना कब कब होगी, ये सिद्धांत आपको बहुत स्पष्ट दिख जाएगा कि पहली जनगणना यानी संविधान लागू होने के बाद 1951 में, दूसरी 1961 में, तीसरी 1971 में, चौथी 1981 में। तो 10 साल के बाद होती रहेगी। 1991 में, 2001, फिर 2011, फिर 2021। और 2021 की जनगणना प्रकाशित होने वाली है, क्योंकि कोविड के कारण ये चीजें प्रॉब्लम आ गई। तो हमारे यहाँ जनगणना लगातार होती रहती है। अब इसी जनगणना के हिसाब से जब 1951 की जनगणना हुई तो पहला परिसीमन आयोग बना 1952 में, डिलिमिटेशन कमीशन, जिसका निर्माण परिसीमन आयोग का प्रावधान, याद रखो परिसीमन आयोग का प्रावधान संविधान में नहीं है। संविधान में यह है कि प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा सीटों का समायोजन होगा। परिसीमन आयोग का प्रावधान है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में ये परिसीमन आयोग का प्रावधान कर दिया गया। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में परिसीमन आयोग का प्रावधान होगा। अब जब हमने ये बात कह दी तो परिसीमन आयोग इसका मतलब है संविधान में नहीं है, बल्कि संवैधानिक संस्था है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। हमने बार बार बता रखा है कि जो संस्थाएं संसदीय अधिनियम से बने वो संस्था क्या होगी, संवैधानिक। और इसमें परिसीमन आयोग का याद रखो, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष न्यायाधीश बनाया जाता है। भाई न्यायाधीश क्यों? क्योंकि दोस्तों परिसीमन बड़ा महत्वपूर्ण काम है। परिसीमन से होता क्या है? परिसीमन से दो काम होता है। पहला, लोकसभा की कुल सीट बढ़ा दी जाएगी। भाई जनसंख्या बढ़ी, कुल सीट बढ़ गई। अब लोकसभा कुल सीटें बढ़ी तो राज्यों के लिए सीट बढ़ जाएगी। उत्तर प्रदेश की सीट बढ़ जाएगी, तो जनसंख्या बढ़ी तो राज्यों में बढ़ी। अब जब उत्तर प्रदेश को सीट बढ़ गई तो उत्तर प्रदेश के प्रत्येक 80 सीटों को फिर से खींचना पड़ेगा। प्रत्येक 80 सीट का पुनर्निर्धारण करना पड़ेगा। और कई बार इसी को कहते हैं परिसीमन। परिसीमन का मतलब है लोकसभा क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, लोकसभा क्षेत्रों की सीमा तय करना, बाउंड्री समझ लीजिए, तय करना। जैसे क्रिकेट स्टेडियम की बाउंड्री होती है, वैसे हम लोकसभा सीटों का परिसीमन करेंगे भैया कि ये लोकसभा सीट का आकार कैसा है। और आपको ये भी दिला दें, हर 10 साल के बाद एक और भी कारण होता है कि लोकसभा की संख्या में कमी बढ़ोतरी होती है। कई बार तो जनसंख्या बढ़ने के भी और कारण होते हैं। अब कहीं व्यवसाय चल रहा है, अब चांदनी चौक में, नई दिल्ली की चांदनी चौक सीट बहुत जनसंख्या वाली हो गई, क्योंकि ज्यादातर लोग रोजगार के लिए यहाँ के बस गए, इसलिए भी परिसीमन की आवश्यकता पड़ती है। वे सभी लोकसभा सीट का आकार समान रहे तो संविधान कहता है। तो सभी लोकसभा सीट का आकार समान कैसे रहेगा? अब जिसका बढ़ गया उसको हटा के दूसरी जगह काटना, यही है परिसीमन। जिसका कम हो गया उसे देना, यही है परिसीमन। तो अगर चांदनी चौक लोकसभा सीट का में जनसंख्या ज्यादा हो गई तो ज्यादा जनसंख्या को काटकर नई दिल्ली लोकसभा सीट मिला दीजिए, यही है परिसीमन। तो इसलिए जब जनगणना होगी तो उसके बाद परिसीमन आयोग बनेगा, लोकसभा सीटें चेंज होंगी। इसे कई बार आपने देखा होगा कि, और ये ऐसे ही विधानसभा के लिए किया जाता है, और अभी तो कश्मीर के लिए, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए किया जा रहा था। कई बार आप देखेंगे मतदाता, कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि मतदाता के रूप में पहले हमारी विधानसभा सीट कुछ और थी, बाद में हमारी विधानसभा सीट बदल गई, तो परिसीमन हो गया। परिसीमन के बाद ऐसा बदलाव हो सकता है, तो वही जनसंख्या बदलेगी, परिसीमन होता है। और परिसीमन दोस्तों क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि अमेरिका में तो ये बड़ा लफड़ा हो गया था। अमेरिका में गवर्नर थे राज्य के, जेरीमेंडर, तो इसकी बहुत प्रसिद्ध नाम है जेरीमेंडरिंग। अमेरिका में एक बड़ा फेमस घटना हुई, उसको लोगों ने
नाम देना शुरू कर दिया जेरीमैंडरिंग। तो गवर्नर ने क्या किया कि अब सवाल है, अगर मुख्यमंत्री या राज्यपाल को परिसीमन की शक्ति दे देंगे तो क्या करेंगे, वो सत्ताधारी दल के पक्ष में परिसीमन कर देंगे। और हमारे दोस्तों ऐसी सी खुराफात होती है, आप कल्पना नहीं कर सकते। राज्यसभा के निर्वाचन में हमारे संविधान में कितने दूरदर्शी थे, कितने बुद्धिमान थे, कितनी बारीक बातों का ध्यान रखा है। अमेरिका सीखा, लेकिन अमेरिका सीखने से पहले स्टोरी हरियाणा की बताते हैं। तो हरियाणा में राज्यसभा का चुनाव हो रहा था। जानते हैं कि राज्यसभा के चुनाव में चुनाव आयोग अपनी पेन देता है, लेकिन कुछ लोग पॉलिटी नहीं पढ़े हुए हैं। और एक सदस्य ने क्या किया, विधायक ने, कि निर्वाचन देने के बाद वो पेन जेब में लेके निकल गया। दूसरा विधायक आया वोट देने, उसने देखा पेन तो ही नहीं है, तो उसने अपनी पेन से टिक कर दिया प्राथमिकता, उसका वोट रद्द हो गया। अब उसकी गलती क्या थी, लेकिन उसको पता नहीं था इतनी बड़ी बारीक बात होती है। या तो निर्वाचन आयोग को सबको बता देना चाहिए, या तो बताया होगा उसने ध्यान नहीं दिया होगा। इसलिए पॉलिटी पढ़ना बड़ा जरूरी है आगे के लिए भी। तो अमेरिका में जेरीमैंडरिंग क्या करते थे, मान लीजिए कि परिसीमन आयोग का अध्यक्ष न्यायाधीश इसलिए बनाया जाता है। दोस्तों जरा कल्पना करके देखिए कि परिसीमन आयोग का अगर न्यायाधीश न होता और राजनेता हो जाए तो क्या करेगा। तो नेता को तो पता होता है कि कौन से लोग हमें वोट दे रहे हैं, कौन से लोग वोट नहीं दे रहे हैं। तो नेता क्या करेगा, जो लोग हमें वोट नहीं दे रहे हैं उनकी जनसंख्या को हटा के बाकी लोकसभा सीटें मिला देगा, तो वहां उनका महत्व नगण्य हो जाएगा। इसे लोकसभा सीटों के परिसीमन से बड़ा गोलमाल किया जा सकता है, क्योंकि किसी सरकार को पता चल गया कि भैया ये इसका मतलब है कि मैं लोकसभा सीटों का अगर परिसीमन अगर होशियारी की जाए तो पता चला, अगर मुझे पता चल गया मुस्लिम मुझे वोट नहीं दे रहे हैं, तो मैं मुस्लिम जनसंख्या को हर लोकसभा सीट में थोड़ा थोड़ा बांट के रख दूंगा। तो जब वो कहीं संख्या में ज्यादा हो ही नहीं पाएंगे तो उनका प्रतिनिधि कहीं नहीं जीत पाएगा। ये सब परिसीमन के लिए कलाकारी हो सकती है। जैसे न्यायाधीश का अपॉइंटमेंट होता है, भाई न्यायाधीश का पॉलिटिक्स से मतलब नहीं, वो लॉ से काम करेगा, संविधान से काम करेगा, उससे मतदाता को रिझाना तो नहीं है। क्योंकि न्यायाधीश को सत्ता में बने रहने के लिए मतदाता का समर्थन आवश्यक नहीं है, राजनेता को सत्ता में बने रहने के लिए मतदाता का समर्थन आवश्यक है। इसलिए हमने हमारे यहाँ जेरीमैंडरिंग वाली प्रथा न हो, इसके लिए कह दिया गया परिसीमन आयोग का अध्यक्ष न्यायाधीश होगा। और परिसीमन आयोग इलेक्शन कमीशन से सहायता लेता है। इलेक्शन कमिश्नर भी परिसीमन आयोग का सदस्य होता है। और जहां परिसीमन होता है वहां के सांसद विधायक उसके एसोसिएट मेंबर होते हैं। यानी परिसीमन आयोग में कौन होगा, अध्यक्ष न्यायाधीश होगा और स्वाभाविक रूप में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। अगर राज्य में परिसीमन हो रहा है तो हमारे यहाँ राज्य का न्यायाधीश उच्च न्यायालय का बनाया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ परिसीमन स्वाभाविक रूप में लोकसभा राज्यसभा दोनों का परिसीमन आयोग करता है। और सामान्यतः क्या होता है, परिसीमन आयोग पूरे देश के लिए बनता है। ऐसा नहीं होता कि राज्य के लिए अलग, विधानसभा के लिए अलग, लोकसभा के लिए अलग सा परिसीमन आयोग बने, ऐसा नहीं होता। हर 10 साल बाद परिसीमन आयोग एक बनता है। लेकिन फिर आप सवाल पूछोगे, सर कश्मीर के लिए भी अलग बना परिसीमन आयोग? क्योंकि लफड़ा ये था कि जब बाकी क्षेत्रों का परिसीमन 2001 में किया गया तो उस समय कश्मीर का परिसीमन नहीं किया गया था और पूर्वोत्तर में कई राज्यों का परिसीमन नहीं किया गया सुरक्षा कारणों से। इसलिए इनके परिसीमन के लिए अलग प्रावधान में भी करना पड़ रहा है। तो समस्या यहाँ पे आ रही है। नहीं तो हमारे परिसीमन हमेशा लोकसभा का विधानसभा के साथ किया जाता है। ऐसा नहीं है कि 28 राज्यों के लिए हम अलग परिसीमन करें। तो अब ये बात परिसीमन का मतलब समझ गए कि हम कुल सीटों को बढ़ाया जाए। उत्तर प्रदेश की अगर सीट 80 से 82 हो गई, अगर मान लो कि कल की जनसंख्या बढ़ी, और हकीकत की बात है जनसंख्या बढ़ी का, बड़ी हैरानी की बात यह है कि आज तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग है 25 करोड़। तो 25 करोड़ के आधार पर अगर उत्तर प्रदेश को सीट दी जाए फिर तो 225 सीट लोकसभा में उत्तर प्रदेश के अकेले हो जाएगी। ये बड़ा संकट है। लेकिन ऐसा क्यों हो नहीं रहा है? क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या मान लो कि कुल जनसंख्या बढ़ गई तो संख्या हो गई हमारे पास 225। अब 225 लोकसभा सीट को जब उत्तर प्रदेश में बांटेंगे तो हर लोकसभा क्षेत्र का आकार इधर उधर होगा। यही कहलाता है परिसीमन। फिर अब पूछोगे सर ये बताओ उत्तर प्रदेश को ऐसे न्याय से वंचित क्यों किया जा रहा है, 225 सीटें क्यों नहीं दी जा रही है? अभी इसका तर्क आपको बता दे रहे, ऐसा हुआ कैसे। क्योंकि हकीकत की बात यह है कि जब भारत की जनसंख्या तो 130 करोड़ 135 करोड़ हो गई है, लोकसभा की सीटें 543 है। तो 543 सीटें तो ठीक है, ये मान के चलता है लोकसभा अगर 543 सीट है
इसका मतलब हमारा शासन और विधि ये मान के चल रही है हमारे देश की जनसंख्या 54 करोड़ है। अब ये अजीब सा घालमेल है, ऐसा क्यों हो रहा है? उस पर आता तो परिसीमन आयोग क्या है मैंने बता दिया, परिसीमन आयोग क्यों बनता है, क्या अभिप्राय क्या है ये भी हमने आपको बता दिया। अब जरा देखें, दूसरी कहानी हम देख लें। ये परिसीमन आयोग पहला बना इसलिए लोकसभा सीटें बढ़ती चली गई, और दूसरा परिसीमन आयोग बना 1962 में, फिर तीसरा परिसीमन आयोग बना 1972 में। अब 1972 में इंदिरा गांधी शासन में थी, और कहा भी जाता है कि इंदिरा गांधी ने एक तो अच्छा काम सोचा कम से कम संजय गांधी ने, भाई देश का जनसंख्या नियंत्रण किया जाए दोस्तों। अब देखिए, अगर जनसंख्या भी तो एक समस्या है, अब जनसंख्या हमारी ऐसी बढ़ रही है और एक ही चीज तो बढ़ रही है जनसंख्या, तो उसमें नागरिकों का दायित्व, अगर इतनी जनसंख्या बढ़ेगी तो सरकार कितना शिक्षा स्वास्थ्य सुविधा कहाँ उपलब्ध करा पाएगी, पानी मकान जमीन हर कुछ कम हो जाएगा। इसलिए इंदिरा गांधी ने बड़ा काम किया, उन्होंने कहा, उन्होंने एक संविधान संशोधन लाया 42वां, और आप जानते हैं 42वां संविधान संशोधन तो हर जगह आता है, मतलब आपको हम आगे भी बताते रहेंगे। 42वें संविधान संशोधन से 51 आर्टिकल बदले गए, बड़ा महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हो गया। लेकिन उसमें यह भी था कि इंदिरा गांधी ने कहा कि अब अगली जो लोकसभा सीट का परिसीमन है वो वर्ष 2000 की जनगणना के बाद की जाएगी। इसका मतलब है कि जो लोकसभा सीट का परिसीमन है वो वर्ष 2000 की जनगणना के बाद की जाएगी। इसका मतलब है जो 543 लोकसभा सीटें हैं वो 71 की जनगणना के आधार पे है, और ये कह दिया गया कि 2000 की जनगणना के बाद जनगणना होगी, लोकसभा सीटों को बढ़ाया नहीं जाएगा, शायद ये सोच के कि भाई एक बार जनसंख्या स्थिर हो जाए फिर हम लोकसभा सीटें बढ़ाएं, रोज रोज क्यों वही काम करेंगे। लेकिन दोस्तों जनसंख्या हमारी तो रुकी नहीं, क्योंकि परिसीमन का ये भी तो मतलब होता है जनसंख्या कम भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल तो जनसंख्या बढ़ रही है। और अब देखो, अब ये हो गया मामला, लेकिन अब 2000 का भी 2000 के बाद जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों का परिसीमन किया जाएगा। इसका मतलब है 2001 की जनगणना के आधार पे, और 2001 की जनगणना भी आ गई। लेकिन फिर जब देखा गया कि भैया यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर से संविधान संशोधन कर दिया गया, और संविधान संशोधन किया गया 84वां संविधान संशोधन लाया गया, और फिर इस चीज को बदल दिया गया। अब कहा गया कि लोकसभा सीटों में अगला परिवर्तन, लोकसभा सीटों का अगला समायोजन वर्ष 2026 की जनगणना के बाद होगा। और बजट 2026 में हम आजादी के 75 साल पूरा करेंगे और संविधान लागू होने के 75 साल, तो लोकसभा सीट का जो अगला समायोजन है 2026 की जनगणना के बाद होगा। इसका मतलब 2026 के बाद कौन सी जनगणना होगी? 2031, और बहुत हम दूर नहीं है, जल्दी 2031 की जनगणना भी हो जाएगी। तो इसीलिए अब देखोगे कि हमारे यहाँ एक इंटरेस्टिंग पार्टी आ गया कि आज की जो 543 लोकसभा सीटें हैं वो 1971 की जनगणना के आधार पर है। अब इसे क्या समस्या है, इस पर आने से पहले हम बाकी बात भी आपको बता दें। अब आपसे मैं सवाल पूछूं कि ठीक है, लोकसभा, इसका मतलब लोकसभा की सीट, अगले शब्द में कहा जाए लोकसभा की सीट फ्रीज कर दी गई, बंद कर दी गई, सीलिंग लगा दी गई भैया कि लोकसभा सीट हम बढ़ाएंगे नहीं। अब हम 2026 के बाद देखेंगे कि 1971 के में संशोधन किया गया 42वां जस्ट अपोजिट 84th, जस्ट दो गुना, अब 84th। अब सवाल ये है कि आप कहोगे सर ये बताओ, ये ठीक है कि लोकसभा की सीटों को नहीं बढ़ाएंगे, तो हमने मान लिया तो लोकसभा सीट को मत बढ़ाओ, लेकिन ऐसा तो कर लो, क्या ऐसा संभव है कि बिना लोकसभा सीटों के बढ़े भी हम परिसीमन कर ले? बहुत ध्यान देने की बात है दोस्तों, जब लोकसभा की सीट बढ़ेगी तभी परिसीमन का सवाल आता है। अरे भाई, जब लोकसभा की सीट बढ़ेगी नहीं तब परिसीमन का सवाल क्या आएगा? लेकिन ऐसा हो सकता है कि लोकसभा की सीट 543 ही रहे,
अब मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अगर 25 करोड़ हो गई तो हम उत्तर प्रदेश की सीट नहीं बढ़ा रहे हैं, 80 सीट है, 80 सीट रहेगी। हम क्या करेंगे, उन 80 सीट को 180 सीट को 25 करोड़ जनसंख्या के हिसाब से बांट देंगे। अभी वो जिस हिसाब से बटी हुई है वो 8 करोड़ की जनसंख्या के हिसाब से बटी हुई है, कई सीटों में कम है, कई सीटों में लोग ज्यादा है। इसलिए कहा जाता है कि वर्ष 2000 में बड़ी अद्भुत बात हुई, अनोखी बात हुई जो पहले कभी नहीं थी। और वर्ष 2000 में क्योंकि हमारे परिसीमन आयोग जो बना हुआ है 1, 2, 3 और चौथा, अभी तक हमारे यहाँ परिसीमन आयोग पहला बना 1952 में, दूसरा बना 62 में, तीसरा बना 72 में और चौथा बना वर्ष 2001 में, वर्ष 2002 में, वो है कुलदीप सिंह आयोग। जो लास्ट यानी ये चौथा परिसीमन कमीशन है, जस्टिस कुलदीप सिंह, न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में वर्ष 2002 में ये परिसीमन आयोग बना। लेकिन इस परिसीमन आयोग का काम बड़ा स्पष्ट था कि लोकसभा सीट बढ़ानी नहीं है, क्योंकि बढ़ेगी तो 2031 के बाद। अब आप क्या करिए कि लोकसभा की सीटों में जो कमी बेसी हुई है, जो असंतुलन उत्पन्न हो गया, वो ठीक कर दीजिए। और इससे एक फायदा हुआ क्योंकि हमारे संविधान के हिसाब से अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण लोकसभा में जनसंख्या के अनुसार मिलता है, तो जब उनकी जनसंख्या बढ़ेगी तो उनके आरक्षण बढ़ जाते हैं। और खास बात यह है, कुलदीप सिंह कमीशन ने क्या कहा कि ठीक है, यानी कुलदीप सिंह कमीशन के हिसाब से जनसंख्या का आधार अब क्या होगा, अब ये हुआ कुलदीप सिंह कमीशन जब सीटों का पुनरावलोकन करेंगे तो जनसंख्या का आधार कौन सा लेंगे, 2001, 71 नहीं। ये बात बड़ा पजल है, लेकिन फिर आपको मैं याद दिला दूं, ये बात को लिख भी दूं कि भारत में जो लोकसभा की जो बात ध्यान में रखने की है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भारत में जो लोकसभा की सीटें हैं, भारत में जो लोकसभा की सीट है, सीटों की संख्या, भारत में लोकसभा सीटों की संख्या वह 1971 की जनगणना पर आधारित है, लेकिन लोकसभा सीटों का आकार, लोकसभा सीटों का आकार ये वर्ष 2001 की जनगणना पर आधारित है। ये बात ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस अंतर के लिए संविधान संशोधन लाना पड़ा क्योंकि हमारा संविधान तो ऐसा नहीं मानता था। और ये पहली बार इसलिए हुआ कि जस्टिस कुलदीप सिंह कमीशन आया और जस्टिस कुलदीप सिंह कमीशन कहा गया कि भैया लोकसभा कुल सीटें आप बढ़ाओगे नहीं, बस आप ये बता दो कि लोकसभा की सीटों में थोड़ा सा जो कमी बेसी होगी इसको एडजस्ट कर दो। इसलिए हमने उसके लिए अलग से संशोधन करना पड़ा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि हम सीटों के लिए, सीटों की संख्या के लिए अलग जनगणना आधार को लें, सीटों के आकार के लिए अलग जनगणना आधार को लें। ये सुनने में बड़ी अटपटी बात लगती है। इसके पहले ऐसा कभी नहीं किया गया, ये पहली बार कुलदीप सिंह कमीशन के अंतर्गत किया गया, इसलिए बड़ी हैरान कर देने वाली बात है, ये अटपटी बात है, लेकिन किया गया दोस्तों। इसलिए हमने कहा ना कि अच्छाई न मिले सबसे कम बुराई वाला ऑप्शन ले लेना चाहिए। थोड़ा प्रॉब्लम तो है, लेकिन आप जानते हो इसके लिए हमें संविधान संशोधन भी करना पड़ा। इसके लिए 87वां संविधान संशोधन लाना पड़ा, 87वां संविधान संशोधन केवल इसलिए लाना पड़ा कि भैया देखो, अब हमारी लोकसभा की सीटों का आकार 2001 की जनगणना के आधार पर होगा, लोकसभा सीटों की संख्या आज भी 1971 की जनगणना के आधार पर बनी हुई है। ये संविधान का मुद्दा है। तो अभी तक हमने ये लोकसभा के पेचीदा सवालों को देख लिया। अब हम जरा व्यवहारिक मुद्दे पर आ जाएं कि दोस्तों, अगर वर्तमान में अब फिर लोकसभा सीटों की जनगणना की प्रॉब्लम है और लोकसभा सीटों के बढ़ाने की प्रॉब्लम है, और ऐसा क्यों, आप पूछोगे सर ये बताओ ऐसा क्यों है कि 71 के बाद लोकसभा सीट फ्रीज कर दी जाए, क्यों कर दिया जाए आखिर में? ऐसा नहीं है और इसमें कठिनाई हो रही है। अब हम थोड़ा इसके व्यवहारिक पक्ष पर आ जाए कि प्रॉब्लम क्या है और समाधान क्या है। इतनी तो संविधान की बात हमने कर दी, लेकिन आप जानते हो कि संविधान की बात जब हमने की तो बेसिक बात हो गई, लेकिन मेंस में कई बार लिखने वाले एग्जाम में हमेशा अनुप्रयोगात्मक बातें एग्जामिनर पूछता है, यानी जहां तक संविधान में लिखा गया है उससे उसका मतलब नहीं है।
आप बताइए समस्या क्या है, समाधान क्या है। तो अब हम थोड़ा व्यवहारिक बातों पर आगे बढ़ेंगे और हमें लगता है कि ये बातें बेसिक सी हैं। तो संविधान के दायरे से थोड़ा और आगे बढ़ें और आगे बढ़ें और आगे बढ़ने का मतलब अभी क्या है। अब आप देखोगे हमारे सामने वर्तमान समस्या क्या है। वर्तमान समस्या लोकसभा के परिसीमन को लेकर क्या है। लोकसभा के परिसीमन को लेकर आखिर में वर्तमान प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों वर्तमान प्रॉब्लम बड़ी स्पष्ट बात है कि पहला, बड़े राज्यों को, उत्तर प्रदेश को जनसंख्या के अनुपात में उचित प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हो पा रहा है। उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है, जबकि संविधान में कहा गया है दोस्तों कि आखिर में अब लोकसभा सीटों का आकार जनसंख्या के अनुपात में समान बनेगा। तो सही बात कही गई है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का हक हमने क्यों मार रखा है। इसे लोग कहते भी हैं दोस्तों, दिल्ली में आने वाली गाड़ी लखनऊ से होकर जाती है और इसीलिए उत्तर प्रदेश का जो व्यक्ति नहीं है वो आज तक शक्तिशाली प्रधानमंत्री नहीं हुआ। और इसीलिए आप देखो मोदी ने ये 80 लोकसभा सीट का ही कमाल है कि मोदी ने वाराणसी अपना शिफ्ट कर लिया बड़ोदरा से। और आज की डेट में अगर लोकसभा सीट का परिसीमन हो जाए तो उत्तर प्रदेश की संख्या बढ़कर लगभग 225 हो जाएगी। जो उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत गया बाकी सब जगह जीत गया। लेकिन आप क्या लगता है, देखो दोस्तों लोकतंत्र में बड़ी कठिनाई होती है। हमें उत्तर प्रदेश के हिसाब सोचना है, पूरे भारत के हिसाब सोचना है। जब हम ये सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश का होना बड़ी गौरव की बात है, तो यही बात तमिलनाडु के आदमी को बताइए तो चिढ़ जाएगा, कहेगा ये कौन सी बात हो गई। अब समस्या ये है कि दूसरी समस्या क्या है, दक्षिण भारत के राज्य इससे बहुत नाराज हैं। दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों ने क्या किया, दक्षिण भारत के राज्यों ने, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल ने राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण का बेहतर कार्यक्रम अपनाया। जनसंख्या नियंत्रण के बेहतर कार्यक्रम अपनाए। अब सवाल है, अब इसका तुमको, अब उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण का बेहतर कार्यक्रम अपनाया, अब इसका तो उन्हें भुगतान करना पड़ रहा है। यानी बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि बिहार तमिलनाडु का बड़ा एग्जाम्पल है। तमिलनाडु की लोकसभा में सीट 39 है, बिहार को लोकसभा में सीट 40 है। इसका मतलब 71 में बिहार और तमिलनाडु की जनसंख्या लगभग बराबर थी। उसके बाद दोस्तों बिहार ने टॉप गियर लगा दिया और बिहार की जनसंख्या बढ़ के लगभग, मतलब बिहार और तमिलनाडु की जनसंख्या तो लगभग 71 में 4 करोड़ के आसपास ही, तभी तो बिहार को 40 सीट मिली, तमिलनाडु को 39। लेकिन अभी बिहार ने बिल्कुल टॉप गियर लगाया, बिहार की जनसंख्या बढ़कर 12 करोड़ हो गई और तमिलनाडु की जनसंख्या 7 करोड़ पे रुक गई। इसका मतलब है कि वर्तमान परिसीमन के आधार पर, अगर वर्तमान जनसंख्या के आधार परिसीमन किया जाए तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत में बड़ा असंतुलन हो जाएगा, दक्षिण भारत को घाटा होगा। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों, दक्षिण भारत घाटा होगा। ये भारत को साथ लेके चलना है और ऐसा नहीं लगता संघीय व्यवस्था बिल्कुल असंतुलित हो जाएगी। अरे जब उत्तर प्रदेश को इतना ज्यादा आप सीट दे दोगे तो संघीय व्यवस्था पर फर्क पड़ेगा। छोटे राज्य अपने आप को महसूस करेंगे, भैया हम तो, हमारा तो कोई मतलब ही नहीं, जो काम होगा सब उत्तर प्रदेश से होगा। तो ये भारत के लिए बड़ा चैलेंज है। यानी अगर सीट बढ़ा दो तो चैलेंज है, सीट न बढ़ाओ तो चैलेंज है, दोनों कंडीशन में चैलेंज आ रहा है। और तीसरा आप देखोगे इसका मतलब, और अगला, दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में, विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक राज्य में संसद में जनप्रतिनिधियों की संख्या 1000 नहीं है। संसद में जनप्रतिनिधियों की संख्या 550 से अधिक नहीं है। यहां तक कि आप इंग्लैंड में देखो, इंग्लैंड की जनसंख्या 5 से 6 करोड़,
और वहां पे सांसद कितने हैं? लगभग 535। अब सोचो 5 करोड़ की जनसंख्या, 535 सांसद। 130 करोड़ की जनसंख्या में, 135 करोड़ की जनसंख्या में हमारे यहाँ 543 सांसद। जब सवाल ये दोस्तों, प्रशासनिक समस्या ये है कि अगर हमने वर्तमान 135 करोड़ के आधार पे अगर सीट बना लिया तो वर्तमान लोकसभा में हमारे यहाँ 1200 सांसद बैठेंगे। और मतलब आप मान लो कि तब तक हम जनसंख्या बढ़ाते गए तो इसी हिसाब से 1300 सांसद बैठेंगे। 1300 सांसद बैठकर क्या करेंगे? 543 बैठने में समस्या आती है। 1300 सांसद बैठे, कौन किसको देखेगा? तो ये बड़ी समस्या है। अब देखो, ये हमारे यहाँ बड़ा पेचीदा मसला फंस गया है कि आखिर में इसका आधार क्या निकाला जाए। समस्या उत्तर भारत की, दक्षिण भारत की है। समस्या जनसंख्या को नियंत्रण की भी है, क्योंकि अगर बड़े राज्यों को हमने इनाम दे दिया फिर तो हमने कह दिया भाई ये जनसंख्या बढ़ाने वालों को इनाम, जनसंख्या घटाने वालों को दंड। और सवाल है कि अगर जनसंख्या के आधार पर रिप्रेजेंटेशन दे दिया, 1300 लोगों को कहाँ बैठाएंगे? अरे जो नई संसद बनी है उसमें भी मैक्सिमम कैपेसिटी 1000 की ही है, तो क्या छत पे ले जाएंगे उनको? भाई सांसद लोग कह देंगे भाई आप बालकनी में बैठो, कोई सिनेमा हॉल थोड़ी है। अरे सदन में बैठकर कुछ काम करना होता है, बिजनेस करना होता है। अब ये थोड़े है कि 1300 लोग है, कौन को बोल, कब बोलेगा, किसको क्या समय मिलेगा, सब जगह समस्या आएगी। इसे हमारे सामने एक जटिल मुद्दा पैदा हो गया। लेकिन घबराने की बात नहीं है दोस्तों, घबराने की बात नहीं, हर चीज का समाधान होता है। और कहा भी जाता है प्रबंध में जिसके पास समस्या का समाधान नहीं, खुद ही समस्या है। तो जीवन में समस्या है तभी जीने का नाम है। जब समस्या नहीं तो जीने का मतलब क्या है? और आप याद रखो, अगर आपके जितने पास समस्याएं हैं तो आप समझ लो आप महान बनने के रास्ते पर हो। समस्या से आदमी दोस्तों, समस्या से ही तो लोहा सोना बनता है। ये पता चला कि वो तो पीतल बन जाएगा बेचारा, समस्या नहीं गई, थापड़े लगे नहीं। इसे समाधान हमारे पास है। और आपको याद दिलाते, समाधान कहाँ से दिख रहा है? कश्मीर से। क्योंकि एक बात वो ध्यान देने की है कि जब कुलदीप सिंह कमीशन ने, समाधान में कश्मीर से मिल रहा है। कश्मीर से इसलिए कि अभी तक जो हमारे पास परिसीमन किया गया है उसमें हमने जनसंख्या को मूल आधार मान रखा है। अभी तक तो हमने यही कहा है कि जनसंख्या मूल आधार होगी। अरे हमारे पास अगले विकल्प भी हो सकते हैं, जहाँ जनसंख्या के अलावा कोई और भी आधार अपना लिया जाए। जनसंख्या के अलावा और भी आधार अपनाए जा सकते हैं, और कश्मीर तो इसका एग्जाम्पल है। और कश्मीर में फिर उसका उत्तर बता दें, कश्मीर में अलग से क्यों किया जा रहा है? क्योंकि कुलदीप सिंह कमीशन जब 2002 में बना था तो उस समय कश्मीर में और पूर्वोत्तर में कुछ राज्यों में परिसीमन नहीं किया जा सका सुरक्षा की परिस्थितियों कारण। और कई बार तो परिसीमन में कैसी समस्याएं आती हैं, वो वही जो वर्तमान में कश्मीर में आप देख, पहले वो हुई थी। क्योंकि परिसीमन आयोग का अध्यक्ष जज होगा, उसमें निर्वाचन आयुक्त होंगे, इन सांसद विधायक भी तो होने चाहिए। वो एसोसिएट मेंबर होते हैं, संयुक्त मेंबर होते हैं। कश्मीर में किसी पार्टी का सांसद विधायक शामिल हो ही नहीं रहा था, इसलिए वहां व्यवहारिक समस्या आ रही थी। लेकिन हमें समाधान कैसे मिलना है, तो ये भी कारण हमें पता होना चाहिए कि आखिर में क्यों हम कश्मीर के अलग से हमने परिसीमन की बात की। क्योंकि 2000 में नहीं हो पाई, तो अब कश्मीर ने एक अच्छा आधार दे दिया है। इसलिए समाधान हमारे पास क्या है दोस्तों? तो अगर समस्या है तो समाधान भी है, और समाधान ये है, समाधान ये है जो कश्मीर से हमें मिल रहा है कि परिसीमन के लिए जनसंख्या एक आधार के रूप में प्रयोग हो सकता है। लेकिन जनसंख्या के अलावा आर्थिक विकास, भौगोलिक पिछड़ापन, आर्थिक विकास, भौगोलिक परिस्थिति और सामाजिक परिस्थिति जैसे कारकों का भी समावेश क्यों न कर लिया जाए, समस्या का समाधान ही हो जाएगा। अब चूंकि हमने अभी तक तो यही मान रखा था कि लोकतंत्र में जनसंख्या मूल है, जनसंख्या मूल है, तो 200 जनसंख्या मूल तो है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन अरे दोस्तों, अब पता चला कि जिस जो कंडीशन अनुसूचित जाति जनजात की है वो बाकी लोगों की नहीं है। कश्मीर में क्या था? देखो कश्मीर में क्या हुआ कि जब जनसंख्या परिसीमन आयोग की बात की गई, तो कश्मीर में कहा गया अरे भाई जो पहाड़ में रहता है उसकी कंडीशन लगे, जो प्लेन में रहता है उसकी कंडीशन लगे। अब आप जानते हो पहाड़ में जनसंख्या हमेशा कम होती है, प्लेन में जनसंख्या ज्यादा होती है। तो अगर पहाड़ को आप केवल जनसंख्या के आधार पर रिप्रेजेंटेशन दोगे तो पहाड़ में रहने वाले क्षेत्र का विकास नहीं हो पाएगा।
क्योंकि वहां कोई संसदीय सीट बन नहीं पाएगी। तो ये कौन सा तरीका है? केवल जनसंख्या के आधार पर द्वारे भूगोल में रहने वाला। यानी दोस्तों कई बार भौगोलिक पिछड़ापन भी होता है। अब जहाँ कोई व्यक्ति पहुंच नहीं पा रहा, आर्थिक विकास, यानी कोई समुदाय है बिल्कुल आर्थिक रूप में पिछड़ा है। कई बार देखो रीजन आर्थिक रूप में पिछड़ जाता है, छत्तीसगढ़, बस्तर, कोई जनपद आर्थिक रूप में पिछड़ गया, उसको अगर ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देंगे तो सांसद कम जनसंख्या पर होगा, विधायक भी कम जनसंख्या पर होगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर फिलहाल संसदीय क्षेत्र के परिवर्तन की बात तो नहीं है, विधानसभा सीटों के परिवर्तन की बात है। इन आधारों को भी लिया जा सकता है। और कश्मीर में यही आधार आने वाले समय पूरे भारत में यूज हो सकते हैं। और अब देखोगे भौगोलिक परिस्थिति, यानी भौगोलिक परिस्थिति भी तो महत्वपूर्ण है, सामाजिक परिस्थिति भी तो महत्वपूर्ण है। अब कश्मीर में बकरवाल है, जो ऐसे जनजाति समूह है जब आज तक कभी उनका रिप्रेजेंटेशन हो ही नहीं पाया, जबकि लोकतंत्र की बड़ी बातें की जाती थी। इसीलिए जनसंख्या लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण आधार है, लेकिन केवल जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों का परिसीमन किया जाए ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए हम आने वाले समय में आप देखना दोस्तों, इसी आधारों का प्रयोग हम करेंगे। इसलिए उत्तर भारत दक्षिण भारत के बीच में बैलेंस तो होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ वित्त आयोग की बात को भी ध्यान रखे चलिए, और वित्त आयोग ने इसीलिए 2011 की जनगणना को मान लिया कि उत्तर भारत को फायदा हो तो हमें दक्षिण भारत के हितों को ध्यान रखना चाहिए। और सच में भारत भारत है, उत्तर भारत दक्षिण भारत नहीं। एक बार कोई कैंडिडेट थे, उनसे इंटरव्यू में सवाल पूछा गया, नाम उनका विजयन था, तो उनसे पूछा गया क्या आपका नाम तो दक्षिण भारत जैसा लग रहा है, थे उत्तर भारत के। तो सवाल है कि हम उत्तर भारत दक्षिण भारत के नहीं, भारतीय हैं दोस्तों। तो इसीलिए हंगामा मूवी में कहा गया है कि सामान्यतः भारत की समस्या ये है कि हम हमेशा अपने आप को बताते हैं कोई तमिल है, उड़िया है, तेलुगु है, कन्नड़ी है, हिंदू है, मुस्लिम है। जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है तभी हमें पता चलता है भारतीय है। तो हर समस्या का समाधान है, यही निष्कर्ष है। ये लोकसभा राज्यसभा की संरचना के बारे में मैंने बताया। अभी ध्यान रखो, स्ट्रक्चर। अभी तो हमने लोकसभा राज्यसभा की संरचना की बात की कि स्ट्रक्चर क्या है। अब सवाल है कि लोकसभा राज्यसभा काम क्या करती है। अब हम इस बात पर आएंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, काम क्या करती है लोकसभा राज्यसभा, क्या काम करती है, इनकी भूमिका क्या है। तो अभी हमने संरचना का मतलब है कि अभी लोकसभा के हाथ पांव देख लिए, हड्डी देख लिया, शरीर देख लिया। अब देखिए काम क्या करते हैं। भाई हमारी बॉडी में संरचना है, स्केलेटन तो ही है। अब काम क्या करते हैं वो हमें देखना है, लेकिन वो देखेंगे कल दोस्तों। आज के लिए इतना है।